हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि अपन क्लास 12th के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया, फील्ड मीन्स कोई भी एरिया। किसी भी चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा एरिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, चार्ज क्यू। इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया, मान लीजिए इसका फील्ड है, ये इसका फील्ड जो हुआ चारों, दूसरा चार्ज में लेके आया क्यू नॉट। इस चैप्टर में अपन जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसका नाम दिया गया है क्यू नॉट। चार्ज पहले से वहां रखा हुआ है, उसके चारों ओर का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज जब एंटर करेगा, मान लीजिए ये एंटर करा जैसे यहाँ पर, तो इस टेस्ट चार्ज को इसकी वजह से फोर्स लगेगा और वही फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज द स्पेस और फील्ड अराउंड a source charge in which another charge experiences electric force that is placed in it। जब इसको इसके अंदर रखा जाता है तो उसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सेकंड चीज, जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहां पर ये जैसे अंदर आया, मान लीजिए कि किसी पे तो कम फोर्स लगा, किसी पे ज्यादा फोर्स लगा। अब वो किस वजह से लगा, मानिए यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी जगह अगर मैं 2q चार्ज रखता और इसी चार्ज क्यू नॉट को यहां पर एंटर करवाता, तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगता। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड q है, इसका 2q है, तो इसका फील्ड भी ज्यादा होगा। तो इसका फील्ड ज्यादा तो इस पे लगने वाला फोर्स ज्यादा, तो इसीलिए इसकी कितनी इंटेंसिटी है, उस फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, उसको डिटरमाइन किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस पे कितना फोर्स लगा वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया फोर्स एक्सपीरियंस, जो इस पे फोर्स लगा, क्यू नॉट पे फोर्स लगा 2q की वजह से, क्यू नॉट पे फोर्स लगा q की वजह से। सो फोर्स एक्सपीरियंस अपॉन क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक फील्ड हो गया और स्ट्रेंथ उसकी कैलकुलेट की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो टेस्ट चार्ज वहां पे रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉल इनफ, इतना कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू जिससे कि वहां पर पहले से प्रेजेंट सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स चार्ज का फील्ड डिस्टर्ब ना हो। तो ध्यान रखिए, आप जो भी चार्ज लेके आ रहे हैं मींस टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि वहां पर पहले से प्रेजेंट चार्ज के फील्ड पर, उसके कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए यहां पर लगाई गई है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, Q नॉट 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स न्यूटन पर कूलम। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो Q नॉट आपने रखा है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, इसमें सबसे पहले आप टेस्ट चार्ज लेके आए Q नॉट और फिर आप लेके आए 2Q नॉट। क्या आप बता सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा? ये आपने ऑब्जर्व किया कि इनकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यस। तो यही लाइन लिखी गई है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उनकी प्रॉपर्टी है, ये टेस्ट चार्ज जो रखा हुआ है उस पे इंडिपेंडेंट होता है। टेस्ट चार्ज आप Q लेके आइए, आप 2Q लेके आइए, बट उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। स्ट्रेंथ जो है उस चार्ज की वजह से, वो कितना फोर्स उस पर लगा रहा है उसकी वजह से है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अब यहां से मान लीजिए फोर्स निकालना है,
तो फोर्स ऑन चार्ज कितना हो जाएगा, इट बिकम्स Q नॉट E, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए यहाँ पे Q नॉट पॉजिटिव है तो फोर्स की वही डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। अगर Q नॉट नेगेटिव है तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो वी कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर वहां पर नेगेटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रॉन है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो अज्यूम कर लिया कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है, यहां पे कोई पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस R पर। अब ये जो पॉइंट सोर्स है ये हो गया सोर्स चार्ज, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो P वो पॉइंट हुआ जहां पर अपने को चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहला प्रोसीजर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे टेस्ट चार्ज अपने रखा Q नॉट। इस Q नॉट की वैल्यू बहुत छोटी होगी, स्मॉल इनफ, जैसा कि बात कर चुके हैं अपन। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपने को फॉर्मूला है पता है, फोर्स अपॉन चार्ज। इस यहाँ पर Q नॉट पे लगने वाले फोर्स को पहले अपन कैलकुलेट करेंगे। फोर्स हो जाएगा कूलम फोर्स K, Q1 हो गया यहाँ पे Q, Q2 हो गया Q नॉट अपॉन डिस्टेंस हो गई R स्क्वायर। ये फोर्स आया इन दोनों के बीच, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी। ये हो गया K Q नॉट R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से आई K Q अपॉन स्मॉल R स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए सोर्स चार्ज कैपिटल Q। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी चार्ज का, वो खुद का चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन कैपिटल Q। इसकी जगह अगर मैं 2Q ले लेता तो यहाँ 2Q आता, और डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस पे वो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए इन्हीं चार्जेस को अगर किसी मीडियम में ले जाएं अपन, इन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E डैश इक्वल्स टू, अब यहां पर फ्री स्पेस में अगर लिखे तो ये हो गया E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स Q अपॉन R स्क्वायर। तो E डैश कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। यहां पर एप्सिलॉन क्या है, इट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। तो जब मैं E बाई E डैश करता हूं, let's suppose this one is equation first, this one is equation second, E अपॉन E डैश अगर करता हूं तो यहां पर आएगा E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी को अपन बोलते हैं एप्सिलॉन R। इसका मतलब है E डैश की वैल्यू आई E अपॉन एप्सिलॉन R। तो जैसा कि फोर्स के केस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम जो होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस से कम होगा। कितना कम होगा, एप्सिलॉन R टाइम्स। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए आपसे बोला गया है कि ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ आपको बनाना है E वर्सेस R के बीच में। तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, वेयर K and Q आर कॉन्स्टेंट्स। E कौन सी एक्सिस पर है, Y एक्सिस पर, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है,
अगर ग्राफ लोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे पिछले वीडियो दे सकते हैं, बेसिक टूल ऑफ फिजिक्स। सो ये हो गया। r को रिप्लेस करना है आपको x से, सो इट बिकम्स y इक्वल्स टू 1/x²। और इसका कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है, वो होता है हाइपरबोला। तो इसका ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो गया। मान लीजिए आपको बोला है ग्राफ ड्रॉ करना है E वर्सेस 1/r² के बीच में। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे, E हो गया y एक्सिस पर, ये जो 1/r² है वो पूरा हो गया x पर, मतलब ये आ गया स्ट्रेट लाइन। सो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मान लीजिए दो चार्जेस के अलावा बहुत सारे चार्जेस वहां पे रखे हुए हो, तो उस पर किसी भी एक चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा था, उसके लिए यूज किया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इनमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाता है। सो क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कहने का मतलब, मान लीजिए सिस्टम के अंदर टोटल यहाँ पर आपको 3 चार्जेस दे रखे हैं। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q0। अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हुआ r0 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है r2 है। ये तीनों की पोजीशन वेक्टर है। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ, किनका वेक्टर सम होगा? वेक्टर सम होगा इन दोनों का इंडिविजुअल, इन दोनों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट होगा Q0 पर उसका। कहने का मतलब पहले Q1 की वजह से Q0 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो निकाली आपने। उसके बाद Q2 की वजह से Q0 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो निकाली, और दोनों का अपन ने वेक्टर सम कर दिया। सो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो KQ/r², ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, बट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगा दिया जाता है r²। सो यहां अगर बात करें अपन, अपने को निकालना है E1। सो इस डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर डिफाइन है? तो अपन बोल सकते हैं, सो ये हुआ पॉइंट P, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको लिख दिया R1P। और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा R2P। तो जैसे कि आपको याद है R1P, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर जो कि स्टार्ट हो रहा है चार्ज फर्स्ट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? पॉइंट P की तरफ। R2P कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर जो स्टार्ट हो रहा है Q2 चार्ज से और जा रहा है वो कौन से चार्ज की तरफ? Q0 चार्ज की तरफ, जो कि पॉइंट P पे रखा हुआ है। चलिए अब जब यहां पर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? ये हो गया R1P और ये भी हो गया R1P प्लस KQ अपॉन, इस बार E2 के लिए क्या लिखेंगे? E2 के लिए हो जाएगा R2P का स्क्वायर R2P कैप। ये तो अपन ने बात की 3 चार्जेस। अगर वहां पर n चार्जेस होते तो इसको कैसे लिख सकते थे? तो समेशन फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, KQ इज कांस्टेंट बाहर आ गया, ये रहा समेशन साइन। सो यहां पर क्या बचेगा? 1/R(IP). अब IP क्या है? जैसे एक फर्स्ट चार्ज के लिए 1 लिखते हैं, सेकंड के लिए 2 लिखते हैं, n के लिए n लिखेंगे वहां पर, मल्टीप्लाई बाई RNP और RIP कैप, where I goes from 1 to n. This becomes electric field for n charges. Electric field due to n charges on charge Q0. चार्ज Q0 पर n चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए सुपरपोजिशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, एक की पोजीशन है -0.1 मीटर
कॉमा 0 और दूसरे की पोजीशन है 0.1 मीटर कॉमा 0। ये प्लस माइनस में, ये प्लस में है। सो ये जो पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये जो पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्या हो जाएगी अगर इस ऐसे में ओरिजिन बनाऊं और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को लिख सकता हूँ 0.1,0 और ये हो गया -0.1,0। अब आपको बोला गया है कि इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। सो मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A अगर मेरे को निकालना है, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सबसे पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए। सो मैंने माना कि A पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू C, इन दोनों का वेक्टर सम अपने को करना है। सो यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपन इसमें डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए बात की जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, कि वो चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि क्या सीन है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है। सबसे पहले इसकी वजह से यहां पर बात करते हैं, तो ये है आपका पॉइंट E। तो पॉइंट B की वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की और वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिमिलरली यहाँ पे जब आप बात करेंगे, सो ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू C। सो अगर पूरी डिस्टेंस की आप बात करें कि कितनी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये होगी 0.2 मीटर। ये अपने को पता है ये 0.1 मीटर है। क्या ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो ये हुआ 0.1, ये भी 0.1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपन ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट A पर मेरे पास दो डायरेक्शन आ गई और ये भी ये बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स को अपने को ऐड करना है, तो कौन सा मेथड यहाँ पे सूटेबल रहेगा। देखिए अपने को थीटा के बारे में यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं है कि थीटा कितना है। मान लीजिए इसको थीटा बोला गया है, ये भी थीटा है। सो ये अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? अब अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड में पूछूं EAB का, तो आप बोलेंगे K, Q हो गया 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 0.1√2। डिस्टेंस हो गई इतनी। इधर की बात करें तो भी 0.1√2, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सो ये हुआ 0.1√2 का होल स्क्वायर। क्या यही वैल्यू आएगी EAC की? सो अपन बोल सकते हैं इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही है और इसको मैंने इक्वल बोल दिया E की। सो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू है E। ये भी E है, ये भी E है। अब अपने को स्प्लिट करना है, तो एक कंपोनेंट इधर आया, दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आया। इसका एक कंपोनेंट इधर हुआ, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। सो अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो आप देखेंगे जस्ट इससे ऊपर वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों एंगल सिमिलर होंगे, तो थीटा एंगल हो गया। तो ये क्या बचा यहाँ पर, E cos थीटा, थीटा के साथ वाला E cos थीटा, और ये हुआ E sin थीटा। इसके कंपोनेंट निकाले, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, सो ये हो गया E cos थीटा, और ये यहाँ पे जो हुआ ये हुआ E sin थीटा। तो ऐसे अपन ने कंपोनेंट्स निकाले। अब अपने को पता है E की वैल्यू तो इक्वल है और थीटा भी दोनों का इक्वल होगा, इधर भी थीटा है। सो ये इन दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। तो यहाँ पर E नेट कितना बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A will be given as
2e साइन थीटा। अपने को पता है e की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऊपर, सो ये हुआ k 10⁻⁸ अपॉन 0.1 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालना है साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल को ले लीजिए आप, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है दिस वन, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 0.1, हाइपोटेनस हुआ 0.1 रूट 2, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2। सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, के होता 9 इंटू 10⁹ 10⁻⁸ अपॉन इसका स्क्वायर करने पे रूट 2 आ गया 2। यहां पर अगर बात करें तो 0.01 इंटू 1/√2 सॉल्व किया जाता है तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, जिसमें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रायंगल शेप में आ सकते हैं, स्क्वायर शेप में पूछे जा सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में पूछे जा सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस चार्ज की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसको अगर अपन समझें, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है पहले से ही, चार्ज Q, इसके पास में आप कोई दूसरा चार्ज लेके आए Q0, तो अपने को पता है दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है। तो ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से यहां से मूव करके दूसरी जगह चला गया। तो इसे मूव करते करते ये मान लीजिए आगे तक जा रहा है, अपने को क्या करना है, जो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है उस पोजीशन को ट्रेस करना है, मतलब वहां पे कर्व बनाना है कि भाई वो कहां कहां पे गया। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस बनेगी, इनको बोलेंगे इमेजिनरी लाइंस, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So these are the imaginary lines along which a unit positive charge will move, वो उसकी along move करेगा अगर वो फ्री है ऐसा करने के लिए। कहने का मतलब इसको आपने ऐसा रख दिया, छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लग रहा अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका जो कर्व बनेगा या उसकी जो लाइंस बनेगी उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो ये लाइन बनी, ये लाइन हमेशा होती है इमेजिनरी लाइन। अब वो लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है, उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, लेट्स सपोज एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल बन सकती है, ऐसी लाइन ध्यान रखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो ये टेंजेंट बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रियल होगा। These are imaginary, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्चुअल वैल्यू होगी उसकी, वो रियल होगा। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी बनती है, जैसे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कभी भी ऐसी दिखेगी नहीं आपको यूं या कुछ ऐसा, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस होने का मतलब हुआ कि ये होती क्यों कंटिन्यूअस। आपसे पूछ लिया कि ब्रेक क्यों नहीं होती, बिकॉज किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप बोलेंगे KQ/R²। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, 0 तब होगी जब R इंफिनिटी होगा। कहने का मतलब है स्टार्टिंग से लेके फाइनल पॉइंट का इंफिनिटी पे जाके 0 होगा, तब तक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, इंफिनिटी पे जाके 0 होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व बनाएगी, जो स्टार्ट होगा उस चार्ज से या एंड हो सकता है उस चार्ज पे जाके खत्म होगा इंफिनिटी पे, या स्टार्ट हो सकता है इंफिनिटी। दो चीजें मैंने यहाँ पे बोली है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो सकती है उस चार्ज से और खत्म एंड हो सकती है इंफिनिटी पे, या फिर इंफिनिटी से स्टार्ट होके
खत्म हो सकती है उस चार्ज तक। वो डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरा जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे उसको रिपेल करेगा, तो रिपल्शन का मतलब उसको अगर कर्व से रिप्रेजेंट करे कंटिन्यूअसली तो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे अपन। वो चार्ज इधर भी हो सकता था तो ऐसे, वो चार्ज इधर भी हो सकता था तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेडियली हो गया ये, रेडियस के अलोंग जैसे कोई भी चार्ज रखा रेडियली उसके फोर्स लग रहा है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, कौन से चार्ज की वजह से है, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, कोई भी दूसरा चार्ज जब रखते वो उसको अट्रैक्ट करता, अट्रैक्शन को हमेशा कुछ यूं शो किया जाता है, तो ये हो जाएगी रेडियली इनवर्ड। These lines are radially outward from positive charge, these are radially inward to the negative charge, so these are known as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब पढ़ेंगे अपन इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नंबर 1 प्रॉपर्टी, तो जैसे कि अपन ने पढ़ लिया कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड। सो अगर दोनों चार्जेस को एक ही सिस्टम में रखा जाए, लेट्स सपोज कुछ ऐसा, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव से तो अपने को पता है बाहर निकलेगी फील्ड लाइंस, नेगेटिव की तरफ जाएगी। सो पॉजिटिव से बाहर निकल के नेगेटिव की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी। पॉजिटिव से बाहर निकली नेगेटिव की तरफ गई, तो कुछ ऐसे ड्रॉ की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव। बट क्या ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही है? क्लोज लूप का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि यहां से स्टार्ट हुई, घूम के अगर वापस यहीं पे आ जाती तो उसको बोलते हैं अपन क्लोज लूप। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा ABC, दिस इज अ क्लोज लूप। एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि इसकी बात कर चुके हैं, कोई भी टेंजेंट है इसके, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब इसके इस पॉइंट की बात करो पॉइंट ए पर, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी इधर। अब आप सोचेंगे सर इधर भी तो कर सकते हैं टेंजेंट, तो होता है क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही होगी। तो टेंजेंट हमेशा उस डायरेक्शन में लेना है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। सो पॉइंट ए पर ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक कंडक्टर में से पास नहीं करती। ये कोई भी कंडक्टर आपको दे रखा है, इस कंडक्टर में जब भी चार्ज दिया जाता है पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सरफेस। सो अंदर जो है, इस पे अंदर की साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आता है। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और एक और चीज, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं बनेगी। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बन सकती। तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो अपन स्टार्ट यहां से करेंगे, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, कुछ ऐसा। सो कोई भी कंडक्टर अगर है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर से पास कभी नहीं होगी। अगला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जितना मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, तो आप खुद देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी ज्यादा होगी, 2 कूलम वाले की। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी दे रखी, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली,
तो यहाँ पर ये ज्यादा क्लोज है, यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो दूर दूर रहेगी। तो लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने C, यहाँ पे लिया पॉइंट D, तो पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगा D की कंपैरिजन में। कैसे बता दिया मैंने? क्योंकि ये बोल रहा है क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी ज्यादा पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर क्लोजनेस मतलब वो दूर दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अपन बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसको अपन डिटेल से समझेंगे आगे कुछ टॉपिक्स में। अभी आप प्रॉपर्टी लर्न कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर। प्रॉपर्टी नंबर 7 होती है आपकी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट ये करती है, अब आपने अभी पढ़ा था कि ये पॉइंट मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इसके, तो किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी सेकंड के लिए तो कुछ ऐसी, यहां पर अगर ड्रॉ करी सेकंड के लिए ड्रॉ करी तो कुछ ऐसी, और यहां पर अगर ड्रॉ करी तो कुछ यूं। एक सिंगल पॉइंट पर आपको ऐसे बोल दे कि चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, तो किधर लगेगा कंफर्म नहीं है ये। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। लेट्स सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर स्पेसिंग सेम है, डिस्टेंस सेम है सबके बीच में, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां कहीं से स्टार्ट हुई होगी और उधर जा रही है। यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। Q की क्या प्रॉपर्टी है? पॉजिटिव चार्ज। सो इस पे फोर्स किधर लगेगा अगर आपसे पूछा जाए, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू E। तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होके कर्व्ड होती, मान लीजिए कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहां पर ये चार्ज रखा हुआ है Q अभी भी पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अब इस पॉइंट पर फोर्स किधर लगेगा? सो अपने को पता है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। आप कंफ्यूज ये ना हो कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो कहने का मतलब इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए कई जगह कई बार बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेज भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लाइंस ऑफ फोर्सेज का मतलब हुआ इस लाइन के अलोंग फोर्स लगना, बट फोर्स तो इसके अलोंग नहीं लग के टेंजेंट पे लग रहा है। तो आप ध्यान रखिए, वो यहां तक तो ठीक था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट लाइन होती तब तक तो ठीक था, बट अगर वो कर्व्ड हो जाती है तो फोर्स हमेशा टेंजेंट के ही अलोंग लगेगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8। तो दो जब अपने लाइक चार्जेस यहाँ पे रखें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रीजन है यहाँ पर ये दूर दूर भागने की कोशिश रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है एक्सपेंड होना। तो दीज वांट टू एक्सपेंड लेटरली, एक वर्ड इसके लिए लिखा जाता है कि इस पॉइंट के अलोंग, इस लाइन के अलोंग वो एक्सपेंड होना चाहते हैं, दूर दूर भागना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दिस नोन एज एक्सपेंड लेटरली। मान लीजिए दोनों एक अनलाइक चार्जेस होते, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट जो कर रहे हैं ये इस लाइन के अलोंग कर रहे हैं, सो इसको लिखा जाता है अट्रैक्टेड
लेंथ वाइज, तो अट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वाइज और एक्सपेंडेड लेटरली। तो ये कुल 8 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।